सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आप लोगों का फिर से और एक बार स्वागत है। सो फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने हमारा जो जर्नी था वो शुरू किया था फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद हम लोगों ने देखा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के मदद से कैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो इन प्रोडक्ट था पाइरुवेट वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल के ऊपर एक लेक्चर करा। राइट नाउ क्रेब्स साइकिल में हमारा जो CO2 मिला, वहाँ से अब हम जाएंगे ऑन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ये पूरा का पूरा जो बात है, इसको शुरू करने के लिए हमें बोलना होगा अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2। ओके, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बहुत सारे फ्री एनर्जी रिलीज होते हैं। फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट कर सकते हैं। एंड ये जो फ्री एनर्जी है, ये फ्री एनर्जी पूरा का पूरा जमा होता है इन NADH and FADH2. Okay, and NADH and FADH2 are reduced coenzyme. Both are used multiple times in glycolysis and Krebs cycles, right? So इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि ये जो NADH है और ये जो FADH2 है, ये लोग अपने रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएंगे। मतलब NADH का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है NAD प्लस एंड FADH2 का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है FAD में। एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को एंड ऑल्सो बहुत सारे फ्री एनर्जी रिलीज करेंगे। ओके, एंड दिस फ्री एनर्जी जो उन लोगों ने रिलीज किया ड्यूरिंग देयर ऑक्सीडेशन, इस फ्री एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ओके, एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन उन लोगों ने दिया ऑक्सीजन को, उससे वाटर की फॉर्मेशन होगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ से ATP का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को याद होगा ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के केस में जब हमने ATP कैलकुलेशन किया था, तब हमने बोला था कि NADH से हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से हमें 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है। सो दिस इज द रीजन हाउ ATP is formed from NADH and FADH2। FADH2 के केस में आपको याद होगा 1.5 ATP की बात हुई थी, राइट? सो दैट इज द आइडिया। दैट इज द केस ऑफ आवर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड यहाँ पर फ्री एनर्जी यहाँ पर फ्री एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि जब हमने इसका फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट किया, हमें मिला कि NADH के केस में ए है -52.6 kCl पर मोल, दैट इज इन दिस केस। एंड FADH2 के केस में ए है -43.14 किलो जूल, नॉट किलो जूल, इट इज KCl पर मोल, राइट? किलो कैलोरी पर मोल। नाउ मैंने आप लोगों के साथ फ्री एनर्जी के ऊपर कई सारे लेक्चर किए, तो आप लोगों को याद होगा अगर डेल जी जो है, जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज है, उसका वैल्यू अगर नेगेटिव में हो, तो हमने बोला था कि इट इज़ एक्सार्गोनिक रिएक्शन। एंड एक्सार्गोनिक रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के टाइम फ्री एनर्जी को रिलीज करता है, राइट? सो हेंस इट इज प्रूव दैट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 देयर इज ए रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, राइट? एंड इस फ्री एनर्जी को यूज करके ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो आपको बेसिक जो फंडा है वो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को क्लियर हुआ है। नाउ क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू O2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से होकर गुजरता है। ओके, मतलब ये NADH एंड O2 के बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं। अब बात आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है विच आर ऑब्वियसली प्रोटीन, ये कहाँ मौजूद होंगे? ये होंगे इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ ऑब्वियसली यूकैरियोट। एंड अगर प्रोकैरियोट की बात की जाए, देन इट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? सो ऐसे करके आप लोग देख पा रहे होंगे कि NADH एंड FADH के बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होते हैं। ओके, एंड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, सो नाउ क्या होता है, NADH जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन
देगा इस वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसको हम बोलते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस और NADH डिहाइड्रोजिनेस। ओके, सो अब बात आता है कि ये चीज़ क्या है। दिस इज Q, दिस इज कोएंजाइम Q, क्योंकि ये 4 जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है इसके साथ कई सारे कोएंजाइम भी मौजूद होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ये 4 जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है इन लोगों के नाम आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, एंड इन लोगों के साथ कौन कौन कोएंजाइम एसोसिएटेड है उसके बारे में भी डिस्कस की जाए। सो ये है टोटल 4 हमारा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस और रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वॉट एवर यू से। सो पहला वाला जो है, जो NADH से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो होगा NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस और NADH डिहाइड्रोजिनेस। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। सेकेंड वाला जो है वो है सब्सिनिएट कोएंजाइम Q रिडक्टेस, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2, एंड ए इलेक्ट्रॉन लेगा FADH2 से। थर्ड वाला जो है वो है कोएंजाइम Q रिडक्टेस और कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस, सॉरी फॉर दैट। सो और इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, एंड द लास्ट वन इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस और कॉम्प्लेक्स 4। सो क्या होता है कि NADH जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस और NADH डिहाइड्रोजिनेस को, एंड FADH2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस को। ओके, नाउ NADH से अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा कोएंजाइम Q के पास और कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस के पास, एंड सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस से भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस के पास। ओके, नाउ कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस अपना जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला है उसको पास करेगा टावर्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, एंड लास्ट में जो कैरियर बैठा है वो है हमारा ऑक्सीजन, जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को लेके वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो कॉम्प्लेक्स 1 is consist of total 46 subunit and it is associated with FMN and FES coenzymes. Complex 2 is consist of 4 subunit and it also consists of FAD and FES. Complex 3 consists of 11 subunit and it associated with HIM and FES. And complex 4 is consist of 13 subunit and it is associated with HIM and CO+. So इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है उसके लिए इस सब का कॉन्टिन्यूअस रिवर्सिबल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है, एंड उसके साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एक साथ हम लोग इसको बोलते हैं रेस्पाइरासोम। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस। सो पूरा का पूरा चीज़ क्या होता है कि NADH जो है अपना इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 देगा Q को, Q से आएगा कॉम्प्लेक्स 3 पर, 3 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, एंड कॉम्प्लेक्स 4 से अल्टीमेटली हमारा जो O2 है उसको मिलेगा एंड उससे वाटर की फॉर्मेशन होगी। FAD के केस में भी सेम होता है। FADH2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 देगा Q को, Q देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, 3 देगा साइटोक्रोम C को, एंड साइटोक्रोम C देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, एंड कॉम्प्लेक्स 4 अल्टीमेटली देगा O2 को, जिससे वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉम्प्लेक्स 1 से ऐसे करके Q पे, Q से कॉम्प्लेक्स 3 पे, 3 से साइटोक्रोम C पे, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 में हो कैसे रहा है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 से Q, Q से 3, 3 से साइटोक्रोम C एंड C से 4 हो कैसे रहा है। सो इसके लिए क्या होता है यहाँ पर कि NADH से जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में गया उसका जो एफिनिटी है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है उससे कई ज़्यादा एफिनिटी है कॉम्प्लेक्स 3 का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, मतलब इट्स जस्ट लाइक, मान लो आप एक मैग्नेट लेके कोई एक चीज़ को खींचने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप हो कॉम्प्लेक्स 1 एंड आपका जो चीज़ है जिसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हो वो है
कुछ मेटल कंटेनिंग मटेरियल और आयरन कंटेनिंग मटेरियल। ओके, कॉम्प्लेक्स थ्री जो है वो आपका दोस्त है। वो क्या कर रहा है, आपको वो चीज़ मिलने के बाद वही सेम चीज़ को वो खींचने की कोशिश कर रहा है विथ मोर देन वन मैग्नेट। ओके, तो इससे क्या होगा, आपके पास जो है वो डायरेक्ट इसके पास आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थ्री का इस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स वन। एंड कॉम्प्लेक्स फोर में और एक आपका दोस्त बैठा है जो क्या कर रहा है, 6-7 मैग्नेट एक साथ लेके उस पर्टिकुलर चीज़ को खींच रहा है। यही होता है, क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स वन का उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है कॉम्प्लेक्स थ्री में उससे कई ज़्यादा एफिनिटी है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड कॉम्प्लेक्स फोर में कॉम्प्लेक्स थ्री में सिर्फ थ्री से भी ज़्यादा एफिनिटी है। एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन अपना जर्नी जब NADH से शुरू करता है तब उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद रहता है। एंड एज विथ टाइम द ट्रैवल दैट particular has covering is increases, the energy that is present in that particular electron decreases। मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विथ टाइम डिक्रीज करता है जितना वो ट्रैवल करता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घट रहा है पर इलेक्ट्रॉन्स का जो कैरियर है उसमें उस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ रहा है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स टू में भी वही फंडा चल रहा है कि FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए कॉम्प्लेक्स टू का जितना एफिनिटी है उससे कहीं ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स थ्री का, एंड कॉम्प्लेक्स थ्री से भी ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स फोर का। एंड अल्टीमेटली O2 में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मौजूद है। ओके, एंड सिमिलरली FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन अपना जर्नी शुरू कर रहा है उसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एंड इतना जर्नी करने के बाद जब अल्टीमेटली वो O2 के पास पहुंचता है तब उस इलेक्ट्रॉन के पास लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। सो ऐसे करके ही पूरा का पूरा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का किस्सा है वो चलता है। सो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज से CO2 आने तक, मतलब ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बाद जब CO2 का फॉर्मेशन होता है उसमें ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज होता है। एंड दिस फ्री एनर्जी इज स्टोर्ड मेनली इन रिड्यूस्ड NADH एंड FADH2, राइट। एंड NADH क्या करता है, बाई इट्स ऑक्सीडेशन दो इलेक्ट्रॉन का दान करता है टू O2। एंड ड्यूरिंग दिस डोनेशन जो फ्री एनर्जी रिलीज होता है इस फ्री एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द ATP प्रोडक्शन। ओके, एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन form NADH and FADH2 to O2, during that time there is involvement of 4 different electron carrier। okay, and NADH के एकदम सामने जो कैरियर रहता है उसका इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी सबसे कम होता है। सिमिलरली FADH2 के केस में भी ये बात एप्लीकेबल है। एंड O2 के सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसका एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, पर O2 से ज़्यादा नहीं। O2 इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्टेनिंग प्लेयर हेयर। ओके, सो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक ऑर्डर भी दिया है जिससे आप लोग ये चीज़ को और अच्छे से याद रख सकते हैं। सो दैट वाज टुडेज वीडियो गाइस। आज हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में एक डिस्कशन किया। इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे 1 by 1 अबाउट कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ कई सारे चीज़ है जो मुझको आप लोगों को बताना होगा। फॉर एग्जांपल क्यू साइकिल के बारे में डिस्कस करना होगा। सो बने रहिए हमारे साथ एंड सीखते जाइए। सो टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे।